नए नए ज्वाइन करते हैं या बिला वजह मैसेजेस करते हैं कि जीटी का सिलेबस क्या है। जीटी कल परसों है, कल बाकी तो सब टॉपिक उनको समझ में आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो वेरी डिफिकल्ट होगा हमको। तो इस जीटी के बाद मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी जीटी होगी तो उसकी टॉपिक से पहले दिन ही बताऊंगा, जो ऑनलाइन आप देख लेना। और उसके बाद मैं एक काम और भी करूंगा, जो पहली पहली इधर स्क्रीन पे होगी वो जीटी का सिलेबस वाली ये स्लाइड होगी, ठीक है ना। ये काम करो ताकि हम भी थोड़ा सांस ले सकें, ठीक है ना। स्केलेटल मसल मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जीटी का सिलेबस है, ठीक है ना। पढ़ना आपका काम है। जी, एक माइक नहीं चल रहा। वो उनके मैसेजेस काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास आएंगे, सर आपने जो पढ़ाया था वो अच्छा हमें समझ में आ रहा था, अभी शुरू में हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आप यकीनन जब आप मेडिकल में आपकी सिलेक्शन होगी तो जब भी आप नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे वहां पे, तो यकीनन ये भी आपको नर्व इम्पल्स याद आएगा कि हमने अच्छा ही पढ़ लिया था, ठीक है ना दोस्त। तो नर्व इम्पल्स हिस्ट्री भी बुक है, पेज नंबर 66 पे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हिस्ट्री की बुक बहुत ही नेसेसरी होता है, उसकी पॉइंट्स को देखना पढ़ना। सो ऑल लिविंग सेल्स हैव इलेक्ट्रिकल charge difference across the neurolemma. Difference in charge give rise an electrical voltage gradient across the plasma membrane. वो किस तरह से, you know very well, न्यूरॉन का जो साइटोसोल होता है उसके अंदर -70 मिली वोल्ट है, नेगेटिव एन आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जो है वो पॉजिटिव सोडियम आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस वजह से वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द न्यूरोलेमा इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इसमें जस्ट डेफिनेशन ही एक पॉइंट है जो आप जहन में रखेंगे या याद करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जैसे डेंड्राइट एंड हो या जिस तरह से थ्रू आउट द एक्सॉन, उसकी लेंथ अल्टीमेटली एक्सॉन टर्मिनल तक ये मैसेज आता है, जो एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट से वही सेम इस न्यूरॉन की लेंथ में ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई होता जाता है टिल द एंड एक्सॉन टर्मिनल तक। जैसे ये एक इलेक्ट्रिकल जैसे नर्व इंपल्स जो प्रोड्यूस हुआ है वही सेम आगे मूव होता जाएगा टिल द एंड। जैसे ये एक डीपोलराइजेशन इस एरिया में हुई है, उसके बाद नेक्स्ट ये एरिया होगा इसके अंदर ये डीपोलराइजेशन, उसके बाद ये नेक्स्ट एरिया होगा इस तरह से सेम डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, और अल्टीमेटली आखिर तक जो है एक्सॉन टर्मिनल तक यही सेम जो एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था इंटायर लेंथ में आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन मैसेज थ्रू न्यूरॉन। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज लेके जाना ये न्यूरॉन का काम होता है। उसकी नेचर जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर होती है। जैसे हमें पता है थोड़ा बहुत कि शुरू में जैसे ये मैसेज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस की वजह से होते हैं, आखिर में ये मैसेज जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है, और उस केमिकल मैसेज का नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। वेजिकल के अंदर जो है वो बंद होते हैं, देन वेजिकल की मेम्ब्रेन जैसे फ्यूज होती है एक्सॉन टर्मिनल के साथ, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो इस मैसेज की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर है। ये जो मैसेज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर है। जैसे हम आम जबान में जैसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते रहते हैं कि घर के अंदर जैसे 3-4 कमरे हैं, तो हम किसी मेंबर को बुलाना चाहते हैं तो एक बड़ी आवाज में भी उसका नाम लेके बुला सकते हैं। एक छोटे बच्चे को कहेंगे जा अपने भाई बहन या किसी फादर को या मदर को बुला के लाए, या उसके पास जैसे अगर डिवाइस मोबाइल है तो मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। इसी तरह से एक सेल से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक जो न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं उनकी नेचर है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक जोर से आवाज देना, बंदा भेज के उसको बुलाना, या जैसे टेक्स्ट मैसेज करना या फोन, ये कम्युनिकेशन है।
कम्युनिकेशन की टाइप है। तो इसी तरह से जो न्यूरॉन के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है इसकी नेचर है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ये लफ्ज आप नोट करेंगे, कीवर्ड है। nerve impulse is the electrochemical transmission of messages through neuron. It travels through dendrites or axon due to the voltage proteinic gated channels in the neurolemma. जैसे यू नो वेरी वेल कि जो लीकी चैनल होते हैं वो तो जैसे ओपन पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन वो वोल्टेज जैसे ये इनिशियल जैसे इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज होती है, बाहर जो पॉजिटिव है। फिर आपको पता है कि हर एक थोड़े थोड़े से रीजन के अंदर जैसे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वही सेम एक्शन पोटेंशियल आपने एंड ऑफ द एक्सान टर्मिनल तक वही मैसेज जाता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी है। चैनल्स ओपन एंड क्लोज क्यों होते हैं? इन रिस्पांस टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनकी डिफरेंस की वजह से। वो कौन से चैनल होंगे? वो होंगे वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे। जैसे जब भी न्यूरॉन रेस्ट में है, कोई जैसे ऐसे चैनल जो बिला वजह ओपन या क्लोज नहीं हो रहा है, न्यूरॉन तो रेस्ट में है हमेशा। जब भी इसको स्टिमुलस मिलेगा तो उसके नतीजे में जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन होते हैं। शुरू में आपको बताया कि सोडियम चैनल, फ्यू सोडियम चैनल ओपन होते हैं पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंगली, और मजीद जो है सोडियम चैनल ओपन होंगे जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन का अमल होगा। वोल्टेज -70 वोल्ट से +50 तक आता है। जब डीपोलराइजेशन +50 मिली वोल्ट वोल्टेज होगा तो यकीनन उसके नतीजे में एक और वोल्टेज गेटेड चैनल है वो भी ओपन हो जाएगा, और वो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है जिसका नेम है पोटेशियम चैनल, जिसके अंदर आउटवर्ड मूवमेंट होगी साइटोसोल से डीपोलराइजेशन का होता है। तो सिंपली कि न्यूरोलेमा इज पोलराइज्ड and from the inside negatively charged with the respect to outside to due to the distribution of ions. आउटसाइड जैसे आपको पता है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनसाइड नेगेटिव है। ऑर्गेनिक एनाइंस जो ज्यादा है इस वजह से ऑर्गेनिक एनाइंस हम काफी बार पढ़ चुके हैं जिनकी वजह से मोरओवर जो एक और चीज कि पोलराइजेशन मींस इंट्रासेल्युलर मेजर पॉजिटिव आयंस आर पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयंस आर मेजर एक्स्ट्रासेल्युलर आयंस होते हैं। ये हम चीजें पढ़ चुके हैं कई बार और आपको इवन याद भी होगा। ये एक थोड़ा टोकन टाइप का सवाल है जिसके लिए हम एक थोड़ी यहाँ पे वही सेम रिपीटेशन करते हैं कि इनसाइड जैसे पोटेशियम आयंस मौजूद है, इनसाइड पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यू नो वेरी वेल इनके यहाँ लीकी चैनल जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम आयंस मूव होते रहते हैं। एक ये क्वेश्चन है जरा थोड़ा सा समझने जैसा है। The concentration of potassium ions is greater inside the fluid than outside. तो इसका मतलब है कि ऐसे नहीं है कि इस न्यूरॉन के बाहर कोई पोटेशियम आयंस नहीं है, मूव होते रहते हैं, पर ये जो है अंदर जो अगर कंपेयर करेंगे इनसाइड और आउटसाइड तो 30 टाइम्स मोर पोटेशियम आयंस है देन आउटसाइड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। concentration of sodium ions is nearly 10 times greater than inside the fluid. तो इसका ये मतलब है कि ऐसे के अंदर कोई सोडियम आयन नहीं है, सोडियम आयंस है, पर आउटसाइड जो है आउटसाइड 10 टाइम्स ग्रेटर है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन इनसाइड। तो ये इसमें दो क्वेश्चन है, जैसे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप याद करेंगे कि इनसाइड जैसे अगर कंपेयर करें इनसाइड पोटेशियम है आउटसाइड भी पोटेशियम होते, पर इनसाइड 30 टाइम्स मोर पोटेशियम आयंस देन आउटसाइड। इस तरह से नहीं है कि अंदर जो सोडियम आयंस भी होते हैं पर आउटसाइड होते हैं वो 10 टाइम्स ग्रेटर देन इनसाइड होते हैं, ठीक है। ये दो टोकन टाइप के सवाल है जो आपने याद करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड बाय लार्जली बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स। आखिर में जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सोडियम आयंस 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है
और बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। इस वजह से वो एक एक्शन पोटेंशियल होने के बाद जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आखिर में सोडियम इक्वल करता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली होती है वही कंसंट्रेशन सेम मेंटेन होती है, वो करता है सोडियम पोटेशियम पंप। वरना हाइपरपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन होती है तो सेम कंसंट्रेशन नहीं होती वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द चैनल्स इन मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आयंस एंड अलाउ ओनली वन काइंड ऑफ आयंस एंड रिस्ट्रिक्ट अदर आयंस टू पास थ्रू इट। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो आयन चैनल होते हैं उनमें या तो सोडियम आयन चैनल होते हैं या पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, पर सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर 2 किस्म के आयंस की जो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। वरना अदरवाइज सोडियम वोल्टेज चैनल है तो सोडियम पास होता है, पोटेशियम तो पोटेशियम। नेगेटिव आयंस इनसाइड द न्यूरोलेमा आर क्लोराइड भी होते हैं, फास्फेट सल्फेट्स भी होते हैं and some protein, because जो organic anions होते हैं उसमें proteins हैं that are produced inside and cannot diffuse outside। जैसे हमने एक लेमन्स एग्जाम्पल लिया था कि अगर ऐसे स्टूडेंट हैं चंद जिनकी इधर पैदावार ज्यादा है व्हाइट कलर के वाले, वो बाहर जाते नहीं है, अंदर उनकी जो है कंसंट्रेशन नहीं आती है। पर 2 ऐसे कलर डिफाइन रेड और वो तो ये जो ऑर्गेनिक है ये अंदर ही पड़े होते हैं, साइज इनकी बड़ी होती है और इनको बाहर निकलने के लिए कोई चैनल या रास्ता नहीं होता है, चैनल या कोई रास्ता नहीं होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आते हैं। रेस्टिंग नर्व सेल इज द कंडीशन व्हेन इट इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड एंड सेंड इंपल्स। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से आपको याद है उसमें आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। इनसाइड किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक एनायंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और आउटसाइड जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसका जो वोल्टेज जो मेजर किया गया था वो -70 मिलीवोल्ट है। वही जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RMP कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म याद करना भी जरूरी है। एक लुक लेते हैं ओवरऑल, जैसे एक्शन पोटेंशियल, थोड़ा सा हम तो ऐसे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो एक थोड़ा ओवरव्यू हो जाए तो होता क्या है। जैसे रेस्ट होता है, रेस्टिंग कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट है, और इस जगह पे मेम्ब्रेन के हवाले से देखा जाए इनसाइड जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन, आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। शुरू में जैसे स्टिमुलस मिला तो जो वो पोटेंशियल है -50 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। फ्यू सोडियम चैनल स्टार्ट होते हैं, और इसी तरह से ये स्टिमुलस अगर स्ट्रॉन्ग है तो और मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम आयंस न्यूरॉन के अंदर दाखिल होंगे और इस अमल को कहेंगे डीपोलराइजेशन। और वोल्टेज किस जगह तक जाके पहुंचता है, वोल्टेज +50 तक होता है। जैसे +50 तक होगा तो सोडियम चैनल क्लोज, देन पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और यही जो है वापस -70 मिलीवोल्ट तक आ जाती है। जब रिपोलराइजेशन होती है तो यू नो वेरी वेल पोटेशियम आयंस जो बाहर जाते हैं, और जिसकी वजह से इनसाइड एनवायरनमेंट वापस नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। पर ये पोटेशियम चैनल लेट से क्लोज होते हैं तो अगेन ये वोल्टेज जो -90 मिलीवोल्ट तक जाता है, जिसे कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। और उसके बाद जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जब ऑपरेट करेगा तो ये जो पोटेंशियल है, रेस्ट वाला पोटेंशियल जो होगा बिल्कुल उससे जैसा सेम होगा। एक तो -70 मिलीवोल्ट, नंबर 2 आयोनिक कंसंट्रेशन होगी, वो भी उसको रिस्टोर करने में सोडियम पोटेशियम पंप का ही रोल होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को ही हम दोबारा से जैसे STP बुक के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं। STP बुक के अंदर क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज ओनली स्लाइटली परमिएबल टू दीज आयंस while the threshold established during the action potential। threshold जैसे जाहिर है जब स्टिमुलस मिलता है तो ये इनिशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट का आ रहा है, तो सोडियम आयंस के चैनल ओपन होते फ्यू। फिर आगे डिपेंड करता है कि जैसे अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो -50 तक भी नहीं पहुंचेगा। -50 तक पहुंचा है तो इसका मतलब आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा।
तो ये रेस्टिंग न्यूरॉन की जैसे एक कंडीशन है, इनसाइड हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है, आउटसाइड जैसे सोडियम चैनल की कंसंट्रेशन, इनकी आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर स्टिमुलस मिलता है तो फ्यू सोडियम चैनल ओपन होते हैं, और फिर जब थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाएगा तो मजीद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत और जो सोडियम चैनल ओपन होंगे और वोल्टेज +50 तक पहुंचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, the positive and negative charges across the cell membrane are called as a membrane potential and the measured in millivolt। हम पहले ही जैसे पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी नई पॉइंट नहीं है, आप जैसे स्टूडेंट अब याद ही कर चुके हैं इनको। आज का क्लास तो जस्ट ऐसे ही है, बस आप रिवीजन हो रहा है, बिकॉज आई नो कि आप सबने याद कर लिया। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू -70 मिलीवोल्ट, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस वजह से है? बिकॉज इनसाइड जो एक्सेसिव नेगेटिव आयंस है। आप बताएं नेगेटिव आयंस कौन से ज्यादा है, कौन से नेगेटिव आयंस ज्यादा है? नेगेटिव इनसाइड आयंस ज्यादा है, कह रहे हैं कि एक्सेसिव नेगेटिव है। नेगेटिव ऑर्गेनिक एनायंस ज्यादा होते हैं। फास्फेट सल्फेट्स भी है जैसे, वो ऑर्गेनिक एनाइन, स्पेशली हम ऑर्गेनिक एनाइंस का जिक्र करते हैं। आयंस भी ज्यादा होते हैं पर उनपे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव का पूछा गया था कि नेगेटिव कौन से आए। सो न्यूरॉन आर एक्साइटेबल मींस दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। जैसे ऐसा कोई दूसरा सेल नहीं है कि जैसे कोई मैसेज या सिग्नल उसको जो कंडक्ट करे। न्यूरोग्लिया भी होते हैं, वो तो न्यूरॉन के सपोर्ट में होते हैं। सिग्नल या मैसेज को कंडक्ट करना सिर्फ न्यूरॉन का काम होता है। जैसे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर या इंटर न्यूरॉन है, तो वो जैसे कोई चेंज आती है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको आगे जो है एक्साइटेबल स्टेट का मतलब होता है कि वो सिग्नल या मैसेज आगे भी कन्वे कर सकते हैं। दीज चेंजेस आर स्टिमुलाई अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे एक टेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन पड़ा था, कोई चेंज हो रही थी, जब उसको स्टिमुलस मिला तो सोडियम चैनल ओपन हुए, और सोडियम चैनल ओपन हुए वोल्टेज जो -50 मिलीवोल्ट तक, मोर जो है सोडियम चैनल ओपन होंगे तो वो +50 तक जो आता है। If the membrane potential become more negative means जैसे -90, then the resting membrane potential क्या है? -70। the membrane becomes hyperpolarized। तो जब भी एक कोई आपसे सवाल पूछेगा हाइपरपोलराइजेशन होती है या हाइपरपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी तो पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट। एंड इफ द मेम्ब्रेन बिकम्स लेस नेगेटिव का मतलब है, जैसे आपने ग्राफ के अंदर देखा था -70 -55, तो ये लेस नेगेटिव, -40 लेस नेगेटिव है, 0 प्लस ये आगे जैसे लेस नेगेटिव का मतलब है थोड़ी सी आगे जो 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू भी जाएगी अप टू देन द रेस। जैसे डीपोलराइजेशन पड़ा था ग्राफ के अंदर, डीपोलराइजेशन देखिए, डीपोलराइजेशन का मतलब -70 से +50 तक रहना। So sufficient depolarization results in action potential sufficient, because -50 तक जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचता है तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो होता है, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैन नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल। So the when membrane is at rest, potassium ions accumulate inside the cell due to net movement within the concentration gradient। लीकी चैनल की बात हो रही है। ये लीकी चैनल जो होते हैं ना, उनमें आयंस की मूवमेंट होती रहती है, पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई भी फर्क या डिफरेंस नहीं आता। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे फर्क तब आता है जब कोई स्टिमुलस मिलता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, डीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन तो ही होता है। बिकॉज ये वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये उनमें आयंस फास्टली मूव करते हैं। So negative resting membrane potential is created and maintained by increasing the concentration of cation outside। cation का मतलब जैसे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम आयंस बाहर ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फ्लूइड के अंदर जो ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से बाहर का एनवायरनमेंट जैसे जो है पॉजिटिव हो गया। रिलेटिव टू द इनसाइड ऑफ द सेल यानी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल
तो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर आपको पता है -70 मिली वोल्ट जो है मेजर किया गया था, और आउटसाइड जो पॉजिटिव है वाई बिकॉज ऑफ सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज। Negatively charged within the cell is created by the cell membrane being more permeable potassium ions movement than the sodium ion movement। जैसे आपको पता है कि है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उनकी चैनल भी ज्यादा है, वो सोडियम और पोटेशियम आयंस जो है वो मूव भी करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सोडियम चलने के वापस आते हैं, और इनसाइड नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है वो तो ऑर्गेनिक एनाइंस की वजह से इसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है अगर कि पोटेशियम जैसे आयंस जैसे बाहर जा रहे हैं। सो इन न्यूरॉन पोटेशियम आयंस आर मेंटेन्ड at the high concentration within the cell when sodium ions are maintained high at concentration outside the cell। इनिशियल बात हो रही है, शुरू में आपको पता है जब न्यूरॉन की, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे आरएमपी पढ़ रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, उनकी पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं कि इनसाइड जो है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था 30 टाइम्स मोर पोटेशियम आयंस इनसाइड, 30 टाइम्स है, बाहर भी होते हैं ऐसी बात नहीं है। सोडियम आयंस 10 टाइम्स मोर होते हैं देन इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। तो वही सेम बात है, द सेल possesses potassium and sodium leaky channel that allow two cations to diffuse down the area। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर लोअर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली ये होते रहते हैं, पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है जो रेस्ट में है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे तब फर्क पड़ता है जब कोई स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे तो। However, the neuron have more potassium leakage channel than the sodium leakage channel। तो इसका भी जैसे एक एडवांटेज ये है कि एक तो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा, नंबर 2 इनसाइड भी नेगेटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, तो पोटेशियम लीकेज चैनल के जरिए अगर पोटेशियम बाहर जाएंगे तो उतना बड़ा फर्क नहीं होगा, इनसाइड नेगेटिव ही रहती है। Therefore, potassium diffuses out of the neurolemma at a much faster rate than the sodium leaky channel। एक तो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा, नंबर 2 लीकी चैनल भी ज्यादा, तो ये जो है डिफ्यूज होते रहते हैं, पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर वो पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। नेक्स्ट आगे है, अभी तक भी आरएमपी की हेडिंग है, आरएमपी की हेडिंग जो जरा हमारे एसटीबी बुक में ज्यादा डिटेल में, बिकॉज मोर केटाइंस आर लिविंग द सेल देन एंटरिंग। कौन से केटाइन लीव कर रहे हैं सेल को? पोटेशियम। दिस causes the interior of the cell to be negatively charged। negatively charged यानी -70 मिलीवोल्ट वो मेंटेन ही है रिलेटिव टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलेमा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आरएमपी है स्टिल द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। आपको याद है जब एक बार डीपोलराइजेशन हो, रीपोलराइजेशन हो, उसके बाद जो आरएमपी वाली कंडीशन मेंटेन होनी है, पोटेंशियल भी -70 और आयोनिक कंसंट्रेशन भी वो सेम हो, तो वो काम होगा सोडियम पोटेशियम पंप का होगा, वो काम होगा सोडियम पोटेशियम पंप। किस तरह से मेंटेन करता है, यू नो वेरी वेल, 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर लाता है, रिमूविंग 3 सोडियम आयंस पर एटीपी कर दिया उसको, पर मतलब 1 एटीपी के खर्च से ये होगा 1 एटीपी ड्राइव इन सोडियम पोटेशियम पंप। स्टिल आरएमपी resting membrane potential की points चल रहे हैं। अब more cations are expelled from the cell than taken in inside the cell remain negatively charged related to the extracellular। It should be noted that chlorine ions tend to accumulate outside। क्लोरीन आयन जो है सोडियम के साथ ही होते हैं, पर उनकी कंसंट्रेशन उधर ज्यादा है। negatively charged proteins within the cytoplasm। शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, सेम जो चार्जेस है, जैसे ऑर्गेनिक एनाइन जो है, ऑर्गेनिक एनाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, तो इनको रिपेल किन्होंने किया है, होगा यकीनन सेम चार्जेस वाले होंगे, तो इन्होंने रिपेल किया, तो इस वजह से क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन उधर से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है।
एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब जो मेन हेडिंग है जिसे सिंपली हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं, वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी एएमपी। तो एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन। जैसे आपको पता है पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में जैसे आपको पता है -55 मिली वोल्ट तक वो पोटेंशियल पहुंचता है। फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत मोर सोडियम आयंस, उनके चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयंस अंदर आते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50 तक पहुंच जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एनी स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन। तो ये सारी चेंजेस आगे होगी, पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और फिर आगे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इधर जो एक हम नया टर्म थोड़ा सा सीख रहे हैं, जैसे अगर इनिशियली जैसे -70 से अगर -50 तक ये जो ऐसा स्टिमुलस जो इतने सोडियम चैनल ही ना ओपन करें, तो उस के लिए एक टर्म यूज होता है सब थ्रेशोल्ड लेवल, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं है, पर उसके मुकाबले में आप देखेंगे जब -55 मिली वोल्ट तक ये पोटेंशियल पहुंचता है तो ही देन जो आगे एक्शन पोटेंशियल होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। -55 मिली वोल्ट तक जो है ये एक्शन पोटेंशियल होगा तो चेंजेस होगी तो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। इससे देखें कम है, -5 मिली वोल्ट से कम है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट आगे नहीं होगा। तो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उनके अंदर जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो जैसे स्टिमुलस मिलता है, यू नो वेरी वेल, स्टिमुलस मिलने के बाद सोडियम चैनल्स ओपन इंस्टेंटली, सोडियम आयंस रश इनसाइड द सेल डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। यही इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी होगा और आगे एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा। अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी इतनी नहीं है तो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा और सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैन नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम द रेस्टिंग वैल्यू क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको पता है -70 मिलीवोल्ट था, वो अब डीपोलराइज होगी एंड बिकम्स पॉजिटिव तो कितनी होगी, यकीनन +50 तक पहुंच जाएंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन। दिस एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू द 50 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक एक्शन, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद जैसे +50 तक पहुंचेगा तो सोडियम चैनल देन क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। देन द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। +50 जैसे ही वोल्टेज पहुंचा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। कौन से चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम। देन पोटेशियम क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे। पोटेशियम गोज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम वापस नेगेटिवली कितना, माइनस है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, रिपोलराइजेशन कहेंगे और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिपोलराइज्ड। दिस रिटर्न ऑफ द रेस्टिंग स्टेट यूजुअली टेक्स प्लेस फ्रॉम 10 to 30 मिली सेकेंड्स। तो यानी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में जो इतना टाइम, हमारे बुक के अंदर ये टर्म, अदरवाइज बाकी दूसरे बुक्स जितने भी हैं उनके अंदर 5 to 10 मिली सेकेंड लिखा हुआ। हम अपने बुक के साथ हैं, ठीक है ना। तो बुक की पॉइंट जरूरी है, जो कुछ बुक में लिखा हुआ है वही जो हमें कबूल है। If a stimulus is capable to produce action potential neuron and it is called the threshold stimulus, वो कितना आपको पता है कि -55 मिलीवोल्ट तक का होना चाहिए। If stimulus is not capable to excite or fails to arise any response, it is called subthreshold stimulus। subthreshold potential जो होगा वो -55 मिलीवोल्ट से कम होगा। It refers to the degraded potential state because threshold stimulus of जो -55 causes a changes in the membrane, फिर वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का रीजन या सबब बनेगा और +50 मिलीवोल्ट तक वो चला जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर स्टिमुलस उसमें इंटेंसिटी कम होगी तो आगे ये जनरेट नहीं होगा,
threshold stimulus must be strong enough to change the resting membrane potential into action potential. resting membrane potential जो -70 था वो +50 तक जाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो स्टिमुलस स्ट्रांग भी हो और -55 मिलीवोल्ट होगा तो आगे चेंजेस होंगी. सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे और सोडियम आयंस अंदर आते रहेंगे. पर जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. आखिरी पॉइंट है बस. दिस results in the alteration in the electronegativity of the membrane because the stimulus causes the influx. influx की मीनिंग होती है इनवर्ड मूवमेंट जो होती है. सोडियम आयंस जो है जाहिर है चैनल ओपन हुए तो साइटोसोल के अंदर आए. सो 10 times more than the resting state और फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन. इसी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है और मोर सोडियम चैनल ओपन होते हैं. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और अल्टीमेटली जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो +50 मिलीवोल्ट तक आता है और इस स्टेट को कहेंगे डीपोलराइजेशन. +50 तक आएगा तो आपको बताएं कि ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगी.